तो स्वागत है आपका आज के तीसरे डिस्कशन में। हम पहले दो डिस्कशन कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लो एंड आ जाओ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सुनो, सबसे पहले तो ये दो क्वेश्चन देखो, ये दो शुरू के दो, देन ये दो एंड ये तीन क्वेश्चन जो है वो आपके दो यूनिट्स हैं, मतलब पहली यूनिट और दूसरी यूनिट। ठीक, जो मैंने लगभग पूरी करा दी है, बट दो चीजें रह गई हैं उसमें। एक तो रह गया आपका इंटरव्यू, एक रह गया प्रेजेंटेशन, जो हम आज कवर अप कर देंगे। इसके अलावा आपकी जो यूनिट 3 है वो है लेटर से रिलेटेड, और यूनिट 4 जो है वो है रिपोर्ट से रिलेटेड। तो इनके मैं आपको कुछ कॉमन पॉइंट बता दूंगा, क्योंकि आपको लेटर लिखने को या रिपोर्ट लिखने को नहीं आएगी। देखो लेटर का मीनिंग पूछा है और उसके एसेंशियल्स पूछे हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दे दूंगा ताकि आप किसी का भी एसेंशियल लिख पाओ। इसके अलावा मैं आपको इसकी भी ट्रिक दे दूंगा कि आप किसी का फॉर्मेट वगैरह दे पाओ। फॉर्मेट नहीं, एक्चुअली नहीं, सुनो, फॉर्मेट वाले क्वेश्चन तो देखते ही स्किप कर देना, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपसे बोलेगा तो आपको फॉर्मेट मतलब लिखना पड़ेगा, अच्छा खासा लिखना पड़ेगा। एंड आई फील कि बिना क्वेश्चन के फॉर्मेट लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अगर आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना मैं फॉर्मेट वाले क्वेश्चनों के साथ नहीं जाऊंगा। मैं प्रीफर करूंगा कि आप ये दो क्वेश्चन एंड ये एक क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक चलेगा। इसके मैं आपको कुछ शॉर्टकट पॉइंट बता दूंगा, मतलब कुछ ट्रिक्स वगैरह बता दूंगा जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो मेरे को कंपैरेटिवली ये वाला पार्ट इजी लगता है। देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये प्लेन क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके अलावा ये दो प्लेन क्वेश्चन हो जाएंगे एंड इनमें है ही क्या देखो। तो इसके अलावा ये प्रेजेंटेशन हम आज पढ़ लेंगे, इंटरव्यू आज हम पढ़ लेंगे, तो इस तरह से काम हो जाएगा। इसके अलावा कल मैं आपको बता दूंगा क्या क्या याद करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिर्फ समझ के चले आना, ठीक है ना। अच्छा सुनो, बात सुनो मेरी। फॉर्मेट वगैरह आप चाहो तो अपने एंड पर देख लेना, मैं फॉर्मेट नहीं बताऊंगा। मैं आपको कुछ कॉमन वर्ड बताऊंगा जिससे आप किसी के भी एसेंशियल, किसी के भी एडवांटेज, किसी के भी डिसएडवांटेज लिख पाओगे। लेटर और रिपोर्ट की बात चल रही है और वैसी नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपके लिए ये चीजें मॉडिफाई करी है। देखो इसमें मैंने कुछ पॉइंट ऐड करे हैं एंड थोड़े बहुत हटाए हैं एंड अकॉर्डिंगली मार्कअप कर दिया है। तो आप इसे देख सकते हो, मैं डाल दूंगा इसे अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो जो प्रेजेंटेशन वगैरह का होगा उसके साथ इसे डाल दूंगा। अब देखो इंटरव्यू के उस पर आ जाते हैं। पहले इंटरव्यू पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, एट लास्ट मैं आपको लेटर और रिपोर्ट के कुछ कॉमन पॉइंट बता दूंगा ताकि आप लिख सको। अगर बाई चांस ऐसी कंडीशन पड़ जाए कि जहां पर हम वो मतलब अटक जाए तो लिख सकते। देखो छुड़वा कुछ नहीं रहा हूं मैं, करा पूरा रहा हूँ, बट ये चीज मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है, इसके साथ आप जा सकते हो। बाकी आपको पढ़ना है तो मना किसने करा, अच्छी बात है। अच्छा सुनो, इंटरव्यू। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, मेरी पीडीएफ की लैंग्वेज के साथ मत जाना। अगर आप सेम लैंग्वेज पेपर में लिखाओ तो हो सकता है नंबर ना मिले, तो एक बार किसी बुक से कहीं से गूगल से रेफर कर लेना। टॉपिक्स आ रहे हैं, ये जो हेडिंग होती है ना, हेडिंग, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। बीओ में देख सकते हो आप, इससे अलग कहने की जरूरत नहीं है। चलो सुनो, तो आज के मुद्दे को शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प वगैरह डाल दिया करो अगर थोड़ा और टाइम मिलता है तो। नीचे की तरफ मतलब ऐसे होता है 2:30 पर ये शुरू हो रहा है, इस तरह से टाइम स्टैम्प डाल दिया करो अगर मन करता है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, इंटरव्यू का मतलब होता है जब दो लोग आपस में मिलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर गोल। इंटरव्यू का लिटरल मीनिंग होता है जब दो लोग आपस में मिलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर गोल। बात खत्म। तो कोई भी गोल हो सकता है, जैसे कि आप बात समझो, जैसे जॉब के लिए इंटरव्यू होते हैं, हमने जॉब के इंटरव्यू काफी फ्रीक्वेंटली सुने हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरह के इंटरव्यू होते हैं, जैसे हमारी पीटीएम होती थी तो वो भी एक तरह का इंटरव्यू है। बट यहाँ पर जो हमें इंटरव्यू पढ़ने हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। जो हमारा पीओवी रहने वाला है वो रहने वाला है बिजनेस का, ये तो आपको पता ही है, पीओवी रहेगा बिजनेस का, ठीक है। तो हर तरह की मीटिंग एक इंटरव्यू है, बशर्ते वो बिजनेस से रिलेटेड हो। हर तरह की मीटिंग एक इंटरव्यू है बशर्ते वो बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक। तो इंटरव्यू जो होता है वो एक व्यू के साथ किया जाता है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच, ताकि एक पर्टिकुलर गोल अचीव हो जाए एंड इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन का पहला पॉइंट ही था, देखो 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 ये रहा, कम्युनिकेशन इज अ टू वे या बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो आप देख सकते हो मतलब वही चीजें डाल देते हैं घुमा फिरा की, लैंग्वेज बदल के। तो आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत बदलनी है, लिख डालना, खत्म। अब आता है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। कितने तरह के इंटरव्यू होते हैं, देखो पहले आता है सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन से रिलेटेड, सिलेक्शन बोले तो वही अपना जॉब इंटरव्यू वाला, कि जॉब के लिए सिलेक्ट करना है तो उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। तो कई तरह के इंटरव्यू होते हैं, कई सारे राउंड्स में होते हैं, जॉब से रिलेटेड होता है, बात खत्म। देखो इंटरव्यू मतलब मीटिंग बिटवीन टू और मोर पीपल
इंटरव्यू का मतलब दो या ज्यादा लोगों के बीच की मीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर गोल या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, किसी पर्टिकुलर गोल को हमें अचीव करना होता है। इसके अलावा इंटरव्यू का जो लिटरल मीनिंग आता है वो आता है मतलब मीटिंग से आता है बात। अब देखो सुनो अप्रेजल इंटरव्यू, अप्रेजल का मतलब होता है प्रमोशन। तो प्रमोशन के लिए भी तो इंटरव्यू होते हैं, पहले सिलेक्शन के लिए होगा फिर अप्रेजल के लिए होगा। अगर आपको फर्म छोड़कर जाना है तो भी इंटरव्यू देना पड़ेगा कि मैं फर्म छोड़ना चाहता हूँ, मैं जाना चाह रहा हूँ, खत्म काम। तो अब जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में ही हो, ऑनलाइन भी तो हो सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक तरह का इंटरव्यू है। मतलब हर तरह से इंटरव्यू हो सकते हैं। नहीं अभी नहीं, 2 वे प्रोसेस नहीं है ना, इस वजह से इंटरव्यू नहीं बोलोगे इसे। अगर मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करूँ, जैसे पीटीएम वगैरह होती थी हमारी, तो वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं इंटरव्यू में। अच्छा, इसके अलावा ग्रीवेंस, जो मैं अपनी प्रॉब्लम वगैरह बताता हूँ टॉप लेवल को, उसकी बात चलती है। इसके अलावा जो मतलब अपने स्किल बेस्ड इंटरव्यू हो गए, एकेडमिक हो गए जैसे पीटीएम वगैरह, या फिर और किसी भी तरह की पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड पर्सनैलिटी टेस्ट हो गए, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप इसे लिख सकते हो, कोई भी 5 बहुत में, वो भी मत करना, इसी कैटेगरी का टॉपिक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। आओ सुनो, अब आता है इंटरव्यूअर्स प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। एक बंदा जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, मतलब वो प्रिपरेशन कैसे करेगा। सुनना, यहाँ पर जो स्पेसिफिक बात चल रही है वो चल रही है जॉब इंटरव्यू की। हालांकि हमने अभी सीख लिया इंटरव्यू का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच की मीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो इंटरव्यू मतलब 2 से 2, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिले। बट यहाँ पर जो हम चैप्टर के पॉइंट से लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे जॉब वाली, जो हम नॉर्मली जॉब वाली पढ़ते हैं उसकी बात चलेगी पूरे चैप्टर में। तो कंफ्यूज मत होना, इंटरव्यू में सारी तरह की चीजें आती हैं, ये सब, बट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, बात खत्म। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें लिख देना, जो भी आपको याद आ रहा है। इसके अलावा क्या याद आता है बताओ बिजनेस के बारे में। इसके अलावा याद आता है पॉलिसी फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए इंटरव्यू बना डालो। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन का इंटरव्यू बना डालो, फॉरकास्ट का इंटरव्यू बना डालो, किसी का भी इंटरव्यू बना डालो, हो गया काम। आओ सुनो, अब इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसे इंटरव्यूअर बोलते हैं, और जो इंटरव्यू देता है उसे हम बोलते हैं इंटरव्यूई। इतना तो पता ही होगा आपको, या फिर एम्प्लॉय बोल दो और अच्छी बात है, लेकिन वो अभी आपका एम्प्लॉय बना नहीं होगा। अच्छा सुनो, मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं अपनी कंपनी की तरफ से, तो किन किन बातों का ध्यान रखूंगा। मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा कि मेरी कंपनी के बारे में मेरे को अच्छी तरह बताओ। जब मेरे को मेरी कंपनी के बारे में पता होगा, उसमें किस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पता होगा, किस तरह के लोग आ रहे हैं उनके बारे में पता होगा, या फिर मेरे को किस तरह के लोग चाहिए, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो इंटरव्यू करूंगा। सपोज मेरे को अपनी कंपनी के लिए लोग हायर करने हैं, जब मेरे को अपनी कंपनी के लिए लोग हायर करने हैं तो पहले मैं अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट तो देखूंगा कि किस तरह के एम्प्लॉय चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह की प्रोफाइल होनी चाहिए। फिर मैं एम्प्लॉयज के बारे में देखूंगा कि इसके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है या नहीं, ऐसी चीज है या नहीं। उनसे मैं पूछूंगा तरह तरह के क्वेश्चन। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका मेन मोटो होता है आपके दिल तक जाना, ना कि अपनी नॉलेज टेस्ट करना। तो इस तरह की मैं चीजें देखूंगा। तो पहली बात तो मेरे को अपनी कंपनी के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर मेरे को मेरी कंपनी के बारे में ही नहीं पता कि कंपनी में किस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट है, किस तरह के लोग चाहिए, क्या काम के लिए लोग चाहिए, तो इंटरव्यू कैसे करूंगा। सोचो मेरे को लोग हायर करने हैं एंड मेरे को पता ही नहीं है मेरे को किस तरह के लोग हायर करने हैं, कैसे चलेगा। इसके अलावा मैं इंटरव्यू लेटर भेजूंगा उन लोगों को मैं इंटरव्यू लेटर भेजकर बोलूंगा आओ हमारे यहाँ जरूरत है, इस तरह से मैं लेटर भेज दूंगा। एम्प्लॉय को कंफर्टेबल बनाओ, उसके अंदर तक जानने की कोशिश करो कि वो बंदा सोचता कैसा है। देखो देखने से अलग रही बात, सोचने से अलग रही बात। तो उस बंदे के दिल तक उतर के देखो वो चाहता क्या है। इसके अलावा उसको मतलब सिंपल से मतलब एक फ्री एनवायरनमेंट दो, इस तरह का एनवायरनमेंट दो जहां पर उसका दिमाग चले, वो सोच सके। ऐसा ना हो कि आपने उसे बिल्कुल भीड़ भाड़ में बैठा रखा है, मेट्रो के बीचों बीच बैठा के इंटरव्यू ले रहे हो, बंदा वैसे ही नर्वस हो जाएगा। तो ऐसे कोई काम मत करो। इसके अलावा कैंडिडेट का बायोडेटा मंगा लो। देखो बायोडेटा होगा तो आप आसानी से देख करके उससे क्वेश्चन वगैरह पूछ पाओगे ताकि आप उसके अंदर तक जा सको। ठीक, एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछो। अगर आपने प्रोसीजर को हटा दिया किसी भी प्रोसेस में, पढ़ाई हो, खाना बनाना हो, सोना हो, कुछ भी काम हो, अगर आपने प्रोसीजर हटा दिया तो गए। सुनो, जैसे हम मूवी और पढ़ाई की बात कर लें, तो अगर आपको मूवी देखनी है तो इस तरह से देखो कि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अगर आपने इसका ही प्रोसीजर हटा दिया समझ लो गए। तो एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछो। तो अगर आप इंटरव्यू लेने वाले हो
तो आपको पता होना चाहिए मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या है। उसके अलावा सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए, उसको एक लेटर भी तो भेज दो, अगर लेटर नहीं भेजोगे तो आएगा कैसे। इसके अलावा उसका बायोडेटा मंगा लो, उसको एक फ्री एनवायरनमेंट दो, उसे कंफर्टेबल बनाओ एंड सेट प्रोसीजर के हिसाब से उससे क्वेश्चन पूछो। ठीक, एक बार जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल नॉर्मली, जैसे मतलब मैंने बोला इस तरह से फ्लो में लिख डालना, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी कुछ याद आता है तो वो भी लिख डालो। जैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो, उसकी हॉबी के बारे में पूछ डालो, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस इनके बारे में पूछ डालो। इसके अलावा उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करो, उसके अंदर स्किल है भी नहीं ये चेक करो। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं। अब सुनो, हाउ टू कंडक्ट द इंटरव्यू, ये क्वेश्चन याद कर जाना। नॉर्मल क्वेश्चन है, आ गया बाई चांस, आना नहीं चाहिए, बी कैटेगरी का टॉपिक है वैसे, तो अगर बाई चांस आ गया तो आप लिख पाओ। पहले देखो प्लानिंग स्टेज, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, इंटरव्यू कंडक्ट करने की बात चल रही है, मतलब किसके पॉइंट से, इंटरव्यूअर के पॉइंट से या इंटरव्यूई के पॉइंट से। बोलो, इंटरव्यू कंडक्ट करना है मतलब इंटरव्यू चलाना है, तो चलाने का काम तो ऑब्वियस सी बात है इंटरव्यूअर का होगा, जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका ही काम तो होगा। उसकी तो मतलब देखो दोनों तरफ से जरूरत है, जरूरत दोनों तरफ से, उसको एम्प्लॉय चाहिए एंड मेरे को जॉब चाहिए। बट जो हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरव्यू चलाने की, तो ऐसा थोड़ी है कि जो एम्प्लॉय फर्म में अभी तक पहुंचा ही नहीं है वो इंटरव्यू चला डाले। अगर सपोज कैंडिडेट को आप मौका दे दोगे इंटरव्यू चलाने का, तो आप कहाँ जाओगे। तो इस वजह से कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू पूछा जाए तो आपको इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर देना है। सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, अगर आपको इंटरव्यू लेना है सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले सुनो, प्लान क्या करोगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछूंगा, किस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों को हायर करना है। सपोज आपको पता ही नहीं कितने लोगों को हायर करना है, कैसे चलेगा। अगर आपने क्वेश्चन ही डिसाइड नहीं कर रखे, आप एट रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन की क्वालिटी खराब होगी। इसके अलावा मतलब प्लानिंग करके रखो, किस तरह के लोग चाहिए, किस तरह की बात करोगे, किस तरह से पूछोगे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस बंदे में, ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा ना हो कैंडिडेट कंफर्टेबल फील ना करे या रिलैक्स फील ना करे, मतलब ऐसा ना हो कि वो नर्वस हो जाए। देखो बहुत से समझदार लोग ऐसे होते हैं जो एट द प्रेजेंट मूवमेंट पर मतलब नर्वस हो जाते हैं, नर्वस होना काफी नॉर्मल सी बात है। तो उसको ऐसे कंफर्टेबल बना दो कि वो नर्वस ना हो पाए। सपोज कैंडिडेट नर्वस हो गया तो उसके दिल तक कैसे जाओगे, तो आपको कैंडिडेट के दिल तक उतर के देखना है कि वो है कैसा। तो दैट्स वाई उसे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दो, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट मत करो। अगर आपने प्रेशर क्रिएट किया तो वो ढंग से जवाब नहीं दे पाएगा एंड हो सकता है आप रॉन्ग सिलेक्शन कर लो, हो सकता है आप किसी बढ़िया टैलेंट को खो दो। तो कंपनी का डर ये होता है कि कहीं हम एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को ना खो दें। ठीक है, देखो ये जो सिलेक्शन होता है, ये जो अपना इंटरव्यू वगैरह होते हैं, इनका मेन मोटो होता है जॉब देना। अब अगर आपने गलत बंदे को हायर कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी बहुत लंबे टाइम तक। तो दैट्स वाई इंटरव्यू बहुत ही सोच समझ के करे जाते हैं और मतलब काफी देख कर करे जाते हैं ताकि गलत एम्प्लॉय ना आ जाए। देखो खर्चा बहुत होता है, सबसे पहली बात इंटरव्यू लेने में टाइम बहुत खराब होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, हर किसी को लेटर वेटर भेजना पड़ेगा कि आ जाओ जॉब दे इंटरव्यू देने। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं उनसे फर्म बचने के लिए, इस तरह के जो खर्चे होते हैं उनसे फर्म बचने के लिए जनरली मतलब इंटरव्यू वगैरह मतलब जॉब वॉब थोड़ी कम वैसे करती है। तो कोशिश ये करनी है कि इंटरव्यू देते वक्त कहीं रॉन्ग बंदा ना आ जाए ताकि दोबारा उसे रिप्लेस ना करना पड़ जाए। तो दैट्स वाई प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, प्लानिंग चाहिए होती है ताकि हम आसानी से देख सकें किस बंदे को लाना है, किसको नहीं लाना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। फिर आता है कंडक्टिंग ऑफ इंटरव्यू। कंडक्टिंग का मतलब होता है इंटरव्यू को चलाना। कैसे चलाएंगे भाई, सबसे पहले तो उससे पहले वेलकम करो, कैंडिडेट आएगा वेलकम करो कि आओ भाई बैठो बैठो ऐसे। उसके बाद उससे पूछना शुरू करो। उससे क्या पूछोगे कि आपकी एबिलिटी है या नहीं, आपकी एक्सपर्टाइज है या नहीं। पता चले एम्प्लॉय बोल रहा है मेरे को तो ये काम आता ही नहीं है, मेरे को तो ऐसे ही भेज दिया, मैं मजे लेने आया था, ऐसे काम ना हो। इसके अलावा वो काम करना चाह भी रहा है या नहीं करना चाह रहा। पता चले मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज है बट मैं करना ही नहीं चाह रहा, दिक्कत होगी। इसके अलावा उस पर एक्सपीरियंस है भी या नहीं है। पता चले आपने फ्रेश बंदे को उठा लिया। अब देखो कुछ जगह होती है जहाँ पे आप फ्रेश बंदे को उठा सकते हो, बट कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आपको फ्रेश बंदा नहीं चाहिए। तो प्लानिंग में ये डिसाइड करना है कि फ्रेश बंदे को उठाना है या नहीं उठाना। प्लानिंग में डिसाइड करना है किस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए उस बंदे में जिससे हम जॉब में उठा ले। जैसे मैंने प्लान करा कि मैं केवल एक सीए को अकाउंटेंट रखूंगा, अब बीकॉम वाला रिजेक्ट कर डालो, हो गया काम। इसके अलावा कितनी सैलरी उससे पहले मिलती थी, अब कितनी सैलरी चाहिए, इस तरह की चीजें आपको देखनी है, पूछनी है उससे। उसके अंदर तक जाने की कोशिश करनी है, उससे पूछना है कि आप चाहते क्या हो, ठीक है ना।
मतलब वो एम्प्लॉय हमारी हमको सर्व कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, बीच में तो नहीं छोड़ जाएगा, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, कहीं ज़्यादा सैलरी तो नहीं मांग लेगा, जितनी कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, वो एबल है काम करने के लिए या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंडक्टिंग के दौरान पूछनी होती हैं। तो सबसे पहले हमने प्लान करा, प्लान करने के बाद जब कंडक्ट करा, सोचो क्या होगा, स्टेप वाइज बताओ। पहले एम्प्लॉय आएगा, उसे हम वेलकम करेंगे, वेलकम करने के बाद क्या होगा, थोड़े बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उससे स्किल रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उसके अंदर की हॉबी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे पूछना शुरू करेंगे। उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस पूछ डालो, उसकी विलिंगनेस, एबिलिटी सब पूछ डालो, धीरे धीरे सारी चीज़ें पूछ डालो। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन तो इसे आप फैला फैला के लिख डालोगे। देखो पॉइंट लिखने से कुछ नहीं होता, फैला फैला के लिखना चाहिए। इसके अलावा क्लोजिंग स्टेज में क्या होता है, आप इंटरव्यू को बंद कर देते हो, बात खत्म। तो पहले हमने प्लान करा, उसके बाद इंटरव्यू करवाया, इंटरव्यू करवाने के बाद एट द लास्ट हम क्लोज कर देंगे, बात खत्म। तो उससे वेलकम करो, उससे बोलो आपके साथ मतलब सही लगा, मैं मतलब आप क्यों बोलोगे, आप तो जॉब दे रहे हो, तो आप उससे बोलोगे, लैंग्वेज इस तरह के रखो कि वी शैल इन्फॉर्म यू, हम बता देंगे आपको जैसा भी है, मतलब उससे बोल दो कि सही है, जाओ, हो गया। अब सुनो, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग अ इंटरव्यू, ये किसके पॉइंट से बताना। कंडक्ट योर सेल्फ, मेरे भाई कंडक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग इंटरव्यू का मतलब हुआ इंटरव्यू कैसे दोगे। कंडक्ट योर सेल्फ का मतलब हुआ इंटरव्यू कैसे दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरव्यू की बात चल रही है, तो मतलब जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है उसकी बात चल रही है, मतलब जो बंदा जॉब लेने आया है उसकी बात चल रही है, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, काम चला लेना। चलो अब सबसे पहले आप जब अंदर जाओगे तो एंट्री बड़ी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, ठीक। बैठोगे तब तक नहीं जब तक वो बोलना दे, ग्रीट करोगे सामने वाले को, ठीक। सीट तब तक नहीं लोगे जब तक बोला न जाए, रिलैक्स फील करो, ऐसा ना हो कि आपके चेहरे पे नर्वस है ऐसा लग दिख रही हो। इसके अलावा जल्दी मत करो, बात मतलब देखो आपसे पूछा गया कुत्ते कितने पैर होते हैं, आपने जल्दी जल्दी बोल दिया 6, नहीं चलेगा ना, तो आपको 4 ही बोलना है। तो रिलेवेंट आंसर दो, फालतू की बातें मत करो, नहीं आता जबरदस्ती आंसर मत दो, सॉरी बोल दो कि नहीं आता। तो इस तरह डायरेक्ट रहो, ऐसा ना हो कि आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपका व्यक्तित्व झलकता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, दैट मीन्स क्या है कि आप धोखा कर सकते हो, आप चीटिंग कर सकते हो, तो इस तरह की साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपके झलकते हैं। दैट्स वाई कोशिश ये करनी है, आपको आंसर नहीं आता तो आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो, या नहीं वो भी नहीं कर पा रहे हो तो गलत आंसर मत दो, जो है साफ साफ बोल दो, आता है बता दो, नहीं आता मत बताओ, बात खत्म। देखो वहां पर आपकी नॉलेज टेस्ट करना मेन एम नहीं होता, एक्सेप्ट आप कुछ टेक्निकल काम के लिए जा रहे हो। अब देखो आप इंजीनियरिंग की जॉब के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोड वर्ड पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सीए की जॉब के लिए जा रहे हो तो हो सकता है आपसे टैक्स वैक्स ऐसे वगैरह ऐसे वगैरह पूछे जाए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो सब पूछे हैं। दैट्स वाई मतलब जो आप काम करने जा रहे हो उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे जो फालतू की चीजें पूछी जा रही है कि कुत्ते की आवाज बताओ, क्यों बतानी भाई, मना कर तो नहीं आती, मतलब देखो बता सकते हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत आंसर मत दो, ऐसी वाली। चलो, नो इरिटेटिंग डिस्प्ले ऑफ नॉलेज। अब देखो फालतू की मतलब शो ऑफ मत करो। देखो इंटरव्यू जो जगह होती है ना, वहां पर आपको अपनी नॉलेज का टेस्ट देना होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर मैं आपको बोलूंगा कि नॉलेज का पूरा प्रदर्शन करना चाहिए। देखो फालतू में ज्ञान झाड़ने से कुछ नहीं होता, बट एक जो जगह होती है वहां पर ज्ञान दिखाना भी चाहिए। तो जैसे ये वाली जगह है इंटरव्यू वगैरह, या जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस जगह पर मेरे को अपनी नॉलेज दिखानी चाहिए। तो सुनना, नॉर्मली आपको नॉलेज नहीं दिखानी चाहिए, बट इंटरव्यू में आपको पूरी नॉलेज दिखानी चाहिए, बट कुछ ऐसी नॉलेज मत दिखाओ जो जरूरी नहीं है। आप अगर एक सीए का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मेरे को कोई मतलब नहीं है आपको कितना अच्छा कोड वर्ड लिखना आता है, आपको क्या करना, मेरे को सीए चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, एडमिटिंग इग्नोरेंस इफ आंसर नॉट नोन, अगर आपको आंसर नहीं आता जबरदस्ती मत बताओ, बोल दो कि मतलब नहीं आता, बात खत्म। इसके अलावा पॉजिटिव अप्रोच रखो, ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यूअर पे चिल्ला रहे हो कि जॉब कैसे नहीं देगा, तेरा मर्डर कर दूंगा, तो ऐसे काम मत करना। इसके अलावा देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज्यादा मत दो, क्यों देनी है तुम्हें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तुम मतलब अपने शादी वादी करने थोड़ी जा रहे हो, तुम्हें जॉब चाहिए, साफ सीधी बात करो। इसके अलावा सुनो, अपने प्रीवियस जॉब के बारे में तो बिल्कुल बुराई मत करो, आपको कुछ भी करना है अपनी प्रीवियस जॉब के बारे में बुराई मत करो, बोलना वो मतलब मैंने बस मर्जी थी छोड़ दी, बात खत्म। इसके अलावा देखो इन्फॉर्मेशन लेके जाओ जॉब के बारे में, आप कंपनी के बारे में जा रहे हो, मतलब आप जा रहे हो किसी कंपनी में, आपको पता ही नहीं है कि जॉब में पूछा क्या जाएगा, या मतलब वो कंपनी है किस फील्ड में। सपोज मैं आईटीसी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, अब मेरे को पता ही नहीं है वो बनाती क्या है, कैसे पता चलेगा, कैसे हो जाएगा बताओ। चलो
इसके अलावा सुनो, इंटरव्यू इज प्रेजेंटेशन फॉर इंटरव्यू। जो ये बंदा है, मतलब ये तो थे कैसे हम इंटरव्यू में करें। अब देखो इसकी प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी इंटरव्यू के दौरान। पहली बात तो अपने आप को जानो, कंपनी को जान लो, इसके अलावा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। तो क्वेश्चन से याद आया, FAQs। बताओ इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, व्हाट स्किल डू यू हैव, स्किल क्या है, कितना पढ़े हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। इसके अलावा एक बात बताओ, आपकी शादी हुई या नहीं हुई, इससे हमें क्या लेना देना। आप तो जॉब करने आ रहे हो तो आपकी स्किल पूछी जाएगी। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आप मतलब आपकी हॉबी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और लैंग्वेज कितनी आती है। इसके अलावा आप अगर किसी वैसी उसके लिए जा रहे हो जॉब के लिए तो अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक, तो ये लिख दोगे ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने मन से लिख डालो ना, इसमें मतलब रोका किसने, जो आपके मन में आता है लिख डालो, बात खत्म। ठीक है, अच्छा हाँ, देखो, अच्छा और क्वेश्चन बताऊं, जैसे कि आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हो, सिंपल क्वेश्चन है, सब पूछते हैं। इसके अलावा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सभी पूछते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हो गया, फ्यूचर गोल हो गया, हाँ सैलरी, सैलरी के बारे में पूछते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख देना, इसमें कुछ वो नहीं है। कोई भी 10-12 पॉइंट याद कर जाना, 8 से 10 पॉइंट बहुत, 8 से 10। ये तो यार अपने मन से लिख दोगे यार, इसे याद करने की जरूरत क्या है, मेरे को ये बताओ। तो अपने मन से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो तो प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, अपने आप को जानो, कंपनी को जानो, क्वेश्चन के बारे में प्रिपरेशन करो। इसके अलावा प्रिपेयर द क्वेश्चन दैट वुड लाइक टू आस्क, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। जैसे वो बोलते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो जानबूझकर ऐसी बात छेड़ो जिसके बारे में आप चाहते हो कि वो आपसे पूछें और आप आंसर दे दो। देखो इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटो होता है कि वो सामने वाला चाहता है आप अपने बारे में ऐसी चीजें बताओ जो वो आपसे पूछ ले। सपोज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मेरे को आपके बारे में जान के कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं क्यों जानूँ आपके बारे में, हो कौन आप। मेरे को जो इंटरेस्ट है वो है आपकी बातों से उन मेन क्वेश्चनों को छांट लेना, या मतलब जब मैं आपकी CV पढ़ रहा हूँ तो मेरे को पता चल जाए कि आप मतलब आप हो कैसे। जैसे सपोज वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो जैसे इंटरव्यूअर मेरी CV पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो क्या करता है, बोलता है कि रुक जाओ अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दो। अब वो ऐसा बोलेगा नहीं कि बैठे रहो चुपचाप, वो बोलेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो तब वो आपकी CV पढ़ रहा होता है। दैट्स वाई आपको मतलब इस तरह की बातें बोलनी है जिससे उसे क्वेश्चन मिल जाए ताकि वो अगला क्वेश्चन पूछ सके। ठीक, जैसे मतलब मैं अपने इंटरव्यू में अगर मेरे को चाहिए मैं अपनी प्लेस के बारे में बता दूं, तो मैं अपनी जगह के बारे में बता दूंगा और उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस दूंगा। ठीक, जैसे मैं खुर्जा से आता हूँ, खुर्जा की खुर्चन बहुत फेमस है, ऐसे मत बोलना, रिजेक्ट हो जाओगे। मतलब रिलेटेड चीज बोलो यार, फालतू चीजें मत बोलो। सुनो, इसके अलावा ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ऐसा ना हो कि पजामे में जा रहे हो, पजामे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसे काम मत करना। फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, फॉर्मल टाई पैंट, कोट पैंट, ये सब पहन के जाओ। इसके अलावा सुनो, कपड़े जो होते हैं वो प्रेस होने चाहिए, साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, बात खत्म। फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, कपड़े गंदे ना हो, ऐसे होने चाहिए। लिख डालो ना, मना किसने करा है। अपने सर्टिफिकेट ले जाओ, पता चल रहा है कि भाई साहब अपनी मार्कशीट ही नहीं लेके गए। तो अराइव फॉर द इंटरव्यू इन टाइम, पता चल रहा है 2 बजे का इंटरव्यू था, हम पहुंच रहे हैं 7 बजे शाम को, मजा आ जाएगा। चलो अब देखो प्रेजेंटेशन। आपको लगता है ना मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ इतनी देर से, हाँ दे रहा हूँ। सुनो, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब कोई बंदा अपने आइडियाज को प्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर किसी के भी सामने प्रेजेंट करता है, उसी को मैं प्यार से प्रेजेंटेशन बोल देता हूँ। द टर्म प्रेजेंटेशन मीन कि मैं किसी के सामने अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो नाम से पता चल रहा है प्रेजेंट करना। जब मैं किसी के सामने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करता हूँ दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन। मैं भी तेरे से प्रेजेंटेशन ही दे रहा हूँ। देखो इसके लिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं पावर पॉइंट का। देखो पावर पॉइंट दिखाता हूँ पहले, उसके बाद बात करते हैं। जैसे जैसे देखो क्या दिखाऊं, कौन सा दिखाऊं, ये देखो। जैसे मैंने F5 दबाया तो ये देखो फुल स्क्रीन आ गया। नाउ आई कैन, देख रहे हो, देख रहे हो। तो इस तरह से मतलब प्रेजेंटेशन आती है। जैसे मैं आपको बोलना चाहूँ तो मैं आसानी से और अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, बट इन्हें एड करने में हल्का बहुत टाइम जाता है एंड आई डू नॉट हैव टाइम, तो मैं इसका यूज़ थोड़ा कम करता हूँ। PDF बेटर है, PDF में लिखना विखना भी आसान होता है। चलो सुनो, हाँ
तो प्रेजेंटेशन का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि हमें मतलब आपने सुना हो यार कि प्रेजेंटेशन है, ऑर्डर चाहिए मेरे को, तो काफी नॉर्मल सी चीज है, इसमें कुछ बताने लायक ऐसा खास नहीं है। प्रेजेंटेशन का लिटरल मीनिंग हुआ ऐसा कोई प्रेजेंटेशन जहाँ पे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के सामने। ठीक, प्रेजेंट करने का मतलब अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना ताकि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप का अटेंशन खींच सको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे देखो, जब हम ऑर्डर वगैरह लेते हैं किसी पर्टिकुलर बंदे से, तो उससे अपना प्रोजेक्ट भी तो बता दो ताकि वो आसानी से ऑर्डर दे सके। अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना, अपने फ्यूचर प्लान को प्रेजेंट करना, इसके अलावा मैं अभी भी तो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने चीज़ों को, तो अपने आइडिया को एक लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर तरीके से प्रेजेंट करना ही प्रेजेंटेशन कहलाता है। लो, एक पॉइंट और मिल गया, लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, कौन पॉइंट की लिस्ट बना रखी है मैंने, अभी दिखाऊंगा, पहले सुनो। फैक्टर अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन पर क्या क्या चीजें असर डालती हैं, पीछे पूछेगा तो भी लिख डालेंगे, क्या क्या चीजें असर डालती हैं, बताओ। मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो इस पर क्या क्या चीजें असर डालेंगी। देखो, पहली बात तो ऑडियंस एनालिसिस। मेरे को पता है कि मेरा लेक्चर एक बीकॉम का एक मतलब इस मेरी एज ग्रुप का बच्चा भी देख रहा होगा, तो मैं उस अकॉर्डिंग ही ह्यूमर यूज करूंगा। सपोज यही चीज अगर एक छोटा बच्चा देख रहा होता तो मेरा बोलने का स्टाइल बहुत ही अलग होता, या सपोज मैं किसी बूढ़े बंदे के लिए कंटेंट बना रहा होता तो उनसे बोलने का तरीका मेरे लिए बहुत अलग होता। तो पहले मैं ऑडियंस को देखूंगा, मेरी ऑडियंस है कैसी, तो ऐसी वाली चीज है। अब देखो, लैंग्वेज एंड वर्ड एज पर ऑडियंस लिखे जाएंगे। जैसे देखना, अभी मैं थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स भी यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं थोड़ा सा ह्यूमर वगैरह भी यूज कर रहा हूँ, थोड़े बहुत इशारे भी दे देता हूँ। बट अगर यही चीज मैं किसी साइंस वाले बंदे के साथ करूंगा, मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करूंगा। ठीक है ना, इसके अलावा देखो, कम्युनिकेशन एनवायरमेंट, कम्युनिकेशन का एनवायरमेंट चेक करो कि किस एनवायरमेंट में बंदा देख रहा है। जैसे मेरे को पता है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगा। तो एग्जाम मतलब कम्युनिकेशन का एनवायरमेंट चेक करना है अपने को। इसके अलावा देखो, ऑर्गेनाइजेशन ओडी प्रेजेंटेशन, अच्छा सुनो, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेजेंटेशन होती है उस पर का भी फर्क पड़ता है। मतलब ओडी प्रेजेंटेशन, ये वाला पॉइंट नहीं आता मेरे को, छोड़ो। बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पर जिस प्रेजेंटेशन की बात चल रही है वो इस तरह की प्रेजेंटेशन है जैसे प्रोजेक्टर में नहीं होता, प्रोजेक्टर के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो बॉडी लैंग्वेज वहां मैटर करती है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इससे बॉडी लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जिस प्रेजेंटेशन की बात चल रही है वो ऐसी प्रेजेंटेशन है कि मेरे सामने प्रोजेक्टर लगा है, मैं यहाँ खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ठीक, एक टिप, जब भी प्रेजेंटेशन दो एक एक्स्ट्रा लैपटॉप लेके जाओ। तो अब ये टिप मतलब वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से थी, अब एक ही लैपटॉप हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, छोड़ो। क्वालिटी ऑफ वॉइस का ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि आप टूट के बोल लो। जैसे कि मैं है ना ऐसे बोल रहा था, मेरे को है ना वो प्रेजेंटेशन है ना देनी है ना, तो है ना ऐसे है ना, ऐसे काम मत करो। क्वालिटी ऑफ वॉइस अच्छी रखो, मतलब अपनी जो आवाज है उसमें एक फ्लो रखो। फ्लो इज द कॉन्फिडेंस की निशानी। ठीक है, अब देखो कॉग्निटिव बैरियर का मतलब होता है आपको मेरी बात समझ ही ना आए। देखो, मैं कभी कभी इशारे दे देता हूँ, तो हो सकता है आपको इशारे ना समझ में आए, तो हो सकता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस हो। कॉग्निटिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में ही डिफरेंस है, काम नहीं चलेगा, हो गई गड़बड़। इसके अलावा आंसरिंग क्वेश्चन, जब आमने सामने हो आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे को आंसर देना पड़ेगा। सपोज दैट मैं आंसर नहीं देता हूँ तो कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। देखो, फीडबैक देने का सबसे बढ़िया तरीका होता है क्वेश्चन पूछ डालो। सामने वाला अगर क्वेश्चन पूछ रहा है दैट मीन्स उसके मन में मेरी बात गई है एंड वो मेरे को इनडायरेक्टली फीडबैक दे रहा है अपने क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना, इसके अलावा देखो कंटेंट, अगर आप कंटेंट का ही ध्यान नहीं रखोगे तो गए। इसके अलावा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये जो 7C है ये तो हर चीज पे फर्क डालते हैं। देखो, कुछ भी याद ना है 7C तो है ही है, ये एक रामबाण तरीका है हर चीज से बचने का। ठीक है ना, कभी भी एसेंशियल फैक्टर कुछ भी याद ना है 7C डाल दो उठा के। देखो, सारे मत डाल देना कि पता चल जाए एग्जामिनर को 7C उठा के डालनी है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके देख के हिसाब से अकॉर्डिंगली डाल देना। ठीक है, अब सुनो, फैक्टर अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन पर ये चीजें असर डालती हैं। क्या क्या असर डालता है, मेरी ऑडियंस कैसी है, मेरी लैंग्वेज कैसी है, मेरा एनवायरमेंट कैसा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरी वॉइस कैसी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अपनी ऑडियंस के साथ, मैं आंसर के क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। इसके अलावा क्या चीजें असर डालती हैं, इसके अलावा कंटेंट असर डालता है मेरी प्रेजेंटेशन पर, मेरी प्रिपरेशन प्रैक्टिस असर डालती है मेरी प्रेजेंटेशन पर। इसके अलावा वो साथी कोहेरेंट होनी चाहिए, मतलब कोहेरेंसी है या नहीं है, कंसिडरेशन है या नहीं है, मतलब सामने वाले के हिसाब से है या नहीं है। देखो, ये भी तो कंसिडरेशन का ही पॉइंट था।
7C में कंसिडरेशन पढ़ाया ना हमने कि सामने वाले के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ऐसी वाली चीज़ है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी है या नहीं ये चीज़ भी फ़र्क डालेगी। इसके अलावा कंसाइज है या नहीं है ये चीज़ भी फ़र्क डालेगी। इसके अलावा कंक्रीट है या नहीं ये चीज़ भी फ़र्क डालेगी। तो फ़र्क इन सारी चीज़ों से पड़ता है, ठीक है ना, ऐसी वाली चीज़ है। अब सुनो, कर जाना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब सुनो 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 सुनो, डेफिनेशन सारी करके जानी है। देखो डेफिनेशन है कितनी, 15 से 16 डेफिनेशन होंगी, याद कर जाना। 3 नंबर में 15 क्वेश्चन, मतलब 15 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे, डेफिनेशन ही आएंगी 3 नंबर में, वो भी बता दूंगा अभी। देखो पहले सुनो, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। देखो अगर आप प्रेजेंटेशन को प्लान नहीं कर रहे हो तो गए। देखो मैं भी प्लान करता हूँ, मैंने पीडीएफ बनाई है तो मैंने भी सोच समझ के बनाई है कि ऐसे करूंगा, फिर ये डालूंगा, फिर ये डालूंगा। ऐसा थोड़ी कि मैंने कुछ भी लिख डाला है, तो ऐसी वाली चीज। तो प्लानिंग करनी पड़ती है प्रेजेंटेशन के लिए। तो क्या प्लानिंग करनी होती है? अच्छा, एक शब्द आया इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब अच्छा, अभी हमने बात करी। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मतलब अच्छी वाली कम्युनिकेशन। लिसनिंग मतलब लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग मतलब अच्छी वाली लिसनिंग। चलो अब देखो, सबसे पहले हम जब प्लान करते हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर देते जाओ, अपने आप प्लानिंग हो जाएगी। जैसे देखो वाई, जब मैं ये बना रहा हूँ पीडीएफ या प्रेजेंटेशन, जब मैं देने आ रहा हूँ आपके सामने, तो पहले मैं देख रहा हूँ वाई, क्यों देनी है। इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, या एंटरटेन करने के लिए। तो मेरा मोटो है एजुकेट करते हुए इंटरटेन करना है, नहीं गलत बोला, एंटरटेन करते हुए एजुकेट करना, ठीक है ना, नहीं उल्टा मत लेना, जो ये सही है, ये वाला अच्छा है। एंटरटेन करते हुए एजुकेट करना, तो ये मेरा लॉजिक है, ठीक। अब देखो हु, कौन, मेरी ऑडियंस का एनालिसिस करूंगा मैं, यहाँ पे ऑडियंस का एनालिसिस, देखो ये वाली चीज, ठीक है ना। चलो आगे देखो, वेयर, कहाँ पर, यूट्यूब पर। व्हेन, कब करूंगा, जब टाइम मिल जाएगा वीडियो बनाने का तब कर दूंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लान है सब कुछ पहले से। एक दिन का गैप चाहिए था मेरे को पीडीएफ बनाने के लिए, इस वजह से एक दिन का गैप हो गया, वरना खैर। आगे देखो वाट, क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, क्या बताओ बताओ, जो कर रहा हूँ वही करेंगे, बात खत्म। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर देते हो तो अपने आप हो जाएगा। तो ये लेस इंपॉर्टेंट है, सी कैटेगरी में डाल लेना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये ए कैटेगरी में डाल लेना, ये अच्छा क्वेश्चन था। एंड डिफाइन आपको पता ही है, ए कैटेगरी में आनी है, डिफाइन सारी एक कैटेगरी में डाल देना। अब सुनो, स्टेजेस या फॉर्मेट प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन, ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, याद कर लेना। चलो पहले तो प्रेजेंटेशन करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना। पहली बात तो अपने ऑब्जेक्टिव को जानो, नो योर ऑब्जेक्टिव, वाई, इस वाई का आंसर है ये, मतलब वाई की एक्सप्लेनेशन है, ठीक। इसके अलावा नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को जानो, ये हु का आंसर है, ठीक। इसके अलावा ऑर्गेनाइज योर कंटेंट, कंटेंट अपने आप में अलग चीज होता है। विजुअल एड्स का यूज करो, जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ, मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये विजुअल एड्स है, एड्स मतलब हेल्प, तो हेल्प करने मतलब हेल्प करो सामने वाले को, देखने में हेल्प करो। रिहर्स एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके अलावा मेथड ऑफ डिलीवरी देख के रखो, ठीक। जैसे मतलब हाउ, हाउ था ना, हाउ नहीं सॉरी, वेयर, हाउ एंड वेयर, हाउ और वेयर का आंसर है ये, ठीक है ना। आगे देखो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखो, क्वेश्चन के आंसर करो। ये पॉइंट यहाँ से छाप रखे हैं, काम गया, हाँ ये वाले आंसर पॉइंट छाप रखे हैं। इन पॉइंट्स को ही चाहो तो आप यहाँ पे और लिख दो, इन पॉइंट्स को यहाँ लिख दो, तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आंसर सेम डाल लेना चाहो तो। ये पॉइंट सेम रखना, लेकिन ये 6 पॉइंट जरूर याद रखना, मतलब याद ही कर लेना, छोड़ो ये कैटेगरी का क्वेश्चन है, याद कर लेना। चलो आने के चांसेस ऐसे कम है थोड़े से। अब देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वही यार प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की मैंने अभी आपको दिखाई थी, देखो। So today we are going to discuss interview. With interview we mean view without and etc. तो इस तरह से फीचर्स आते हैं पावर पॉइंट के बहुत सारे, तो इन फीचर्स का यूज करके मैं प्रेजेंटेशन बड़े प्यार से दे सकता हूँ। क्या बोलते हैं, अगली पीडीएफ पावर पॉइंट पे बना दूँ? हाँ पावर पॉइंट पे पढ़ाएंगे अगली बार। चलो अब देखो प्रोसेस ऑफ राइटिंग, अभी लिखूँ कैसे, चलो पहले सुनो।
अभी तक हमने 2 टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। पहला है इंटरव्यू। इंटरव्यू मैंने आपको बताया 2 लोगों के बीच की मीटिंग, दैट विच इज फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बट जब आप पढ़ोगे, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे सिलेक्शन के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, एग्जिट के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। बट जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक हो गया इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है, एक हो गया इंटरव्यूई। इंटरव्यू मतलब जो बंदा जॉब ले रहा। ठीक, चलो इसके अलावा फिर हमने पढ़ा प्रेजेंटेशन, अपने आप को प्रेजेंट करना। तो उसके कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि सामने वाले के हिसाब से बनाओ, लैंग्वेज वगैरह सही रखो, एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखो, क्वालिटी का ध्यान रखो, इसके अलावा कंटेंट का ध्यान रखो, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस का ध्यान रखो। और 7C तो अपने साथ साथ चलती रहती है। 7C तो आप कहीं भी उठा के डाल दो, कहीं भी बोला तो सही। ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। इसमें इन क्वेश्चन के ही आंसर दिए गए, इन हु वेयर वाई वाट के ही आंसर दिए गए हैं। तो इन्हें लिंक करके आपस में देख लेना एक बार जरा। अब देखो पीपीटी हमने पढ़ लिया। अभी पीपीटी आपने बहुत बनाई भी होंगी शायद, 9th-10th में वो बनते हैं साइंस प्रोजेक्ट वगैरह, उनमें बनवाते थे। मेरे को नहीं समझ में आया आज तक ये साइंस प्रोजेक्ट में पीपीटी क्यों बनवाते थे। खैर छोड़ो। अच्छा सुनो, अब आता है राइटिंग की प्रोसेस। ये टॉपिक अब खत्म हो गया हमारे, मतलब आई कैन अश्योर कि आपका करीब करीब कितने लगाना, 45 और 15 60 और से 66। तो यहाँ तक आपका 66 मार्क कवर होते हैं। अब इसके आगे का जो टॉपिक है उसमें डेफिनेशंस रह गई हैं बस हमारी, मतलब रुको इसे दिखा देता हूँ। मेरी एजम्पशंस के हिसाब से देखो 66 और 72, सॉरी एक सेकंड कहाँ गया, नहीं ये नहीं, रुको, हाँ 72 नॉट 66, दिस इज 72। आपका यहाँ तक 72 मार्क कवर हो गए हैं। देखो दिखाता हूँ। नाउ यू कैन ऑल्सो आंसर दिस एंड दिस टू, मतलब आप इन सबको आंसर कर सकते हो। बस आपका ये रह गया डनिंग लेटर। इन लेटर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं धीरे धीरे। उसके अलावा ये रिपोर्ट, रिज्यूमे भी रह रहा है। हाँ, तो 3 टॉपिक छोड़ के सब रह रहा है आपका, वो सब हो गया। एक और रिज्यूमे एंड आई प्रेफर कि आप इन्हें छोड़ दो। जितना भी तक कराया तमीज से कर लोगे तो आ जाएंगे, मतलब 70+ तो आराम से कवर हो गया अपने। अब देखो बाकी ये जो 3 वाला क्वेश्चन है ये आपको अपनी बुक में मिलेगा भी नहीं, डनिंग लेटर। ये पीछे बैक क्वेश्चंस में दे रखा है। इसके अलावा और भी जो एक आध बुक्स है उनमें भी नहीं दे रखा तमीज से। और इसके अलावा आप देखो तो ये लोग जो फॉर्मेट यूज करते हैं लेटर वगैरह का, वो बड़े ही पुराने जमाने का करते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा प्रीफर नहीं करता, क्योंकि अगर आप नए जमाने का फॉर्मेट लिखो तो हो सकता है नंबर ना दें, बड़े ही छोड़ो। आओ सुनो प्रोसेस ऑफ राइटिंग, लिखते कैसे हैं। अब अगर आप इनके हिसाब से लिखने बैठे, सुनना, अगर आप इनके हिसाब से लिखने बैठोगे तो समझ लो लिख लिया। ये बोलते हैं पहले आप मन में आइडिया को सोचो, ठीक है, सोचने के बाद उसे लिखो। चलो हमने लिख लिया, मान ले रहे हैं तुम्हारी बात, लिख लिया लो। अब लिखने के बाद इसे चेक करो, बैठो एक एक लाइन चेक करो। लिखने के बाद अब चेक कर लिया, चेक करने के बाद इसे करो एडिट, मतलब एक फाइनल वो करो, एडिट करो, ठीक। इसके अलावा फिर एक और बार लिखो है, हमसे तो एक बार ही नहीं लिखा जाता, ये तो अलग ही सीन करवा रहे हैं। ये बोल रहे हैं एक बार पहले सोचो, सोचने के बाद लिखो, लिखने के बाद चेक करो, चेक करने के बाद एडिट करो, एडिट करने के बाद उसे एक और बार लिख के फाइनलाइज कर दो, खत्म काम है, खत्म हो गया लिटरली। मतलब अगर 100 पेज का मेरे को डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं पहले 100 पेज लिखूं, उन्हें एडिट करूं, दोबारा लिखूं, बहुत बढ़िया। चलो कंप्यूटर में तो ये काम आसान होता है, रिटन में नहीं हो सकता। देखो अब पहले हमने प्लानिंग कर दी, मैंने प्लान कर लिया कि क्या करना है, ठीक है। फिर हम बनाएंगे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ स्केच, मतलब हम रफली लिख लेंगे, ठीक। फिर आता है रिव्यू। देखो रिव्यू आप खुद भी कर सकते हो, अपने आसपास वाले लोगों से करा सकते हो। जिससे क्या होता है मैं बताऊं आपको, आइडिया दे दूं। जैसे आईसीआई वाले क्या करते हैं, आईसीआई मतलब जो सीए की फर्म है वो, सीए के इंस्टीट्यूट जो है, तो होता क्या है, ये लोग जैसे अभी नया सिलेबस ला रहे हैं, तो नए सिलेबस के लिए इन्होंने क्या करा, पहले अपना एक ड्राफ्ट बनाया। इन्होंने एक पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया कि हम ऐसे ऐसे नया सिलेबस लाने वाले हैं, उसको फिर अप्रूवल के लिए डाल दिया, ठीक, और पूरी साइट पे डाल दिया और पूछा सब लोगों से कि कमी है तो बता दो। तो इस तरह से रिव्यू करा, रिव्यू करने के बाद अगर कोई कमी मिलती है तो उसे एडिट कर देंगे एंड एट लास्ट उसे फाइनलाइज कर देंगे, ठीक, ऐसी वाली चीज़ है। वरना आप ये वाला तरीका याद कर लो, हो गया काम।
तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऐसी होती है, इससे ज़्यादा डीप नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, सी कैटेगरी में डाल लो। ये सारे मतलब ऐसी क्वेश्चन हैं जो मतलब छोड़। प्लीज रिज्यूमे की डिफाइन तो करके ही जानी है, डिफाइन में बनाई मतलब डिफाइन तो करके ही जानी है, बात खत्म। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मैं आपको करवा दूंगा, बात खत्म। मैं करवा रहा हूँ ना, बात खत्म। आपको जितना बोलना बस कर जाओ अपना। अब देखो रिज्यूमे का मतलब होता है एक्चुअली बायोडाटा। शादी वाला नहीं या जॉब वाला बायोडाटा। क्या क्या डालते हो उसमें? अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, इसके अलावा अपनी क्वालिफिकेशन डालेंगे, अपनी डिटेल डालेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस डालेंगे, और इसके अलावा क्या होता है अपने बारे में डालेंगे, अपने उसके बारे में डालेंगे, सबके बारे में डालेंगे। फैमिली के बारे में मत डालना ज़्यादा, फैमिली का क्या करना, उन्हें जॉब आपसे करवानी है, आपकी फैमिली से करवानी है, जॉब से रिलेटेड सब कुछ डालेंगे, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं रिज्यूमे, बायोडाटा, सीवी बोल देते हैं। सीवी की फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं है, देखूं क्या, देखता हूँ। अबे जल्दी आ जा। सीवी फुल फॉर्म है, सीवी बोला था मैंने, सीवी नहीं बोला था। हाँ, कैरिकुलम वाइटेट। क्या छोड़ो, चलो आ जाओ। क्या छोड़ो आ जाओ, नीचे आ जाओ। आगे देखिए, लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद रिज्यूमे। एक लेटर ऑफ एप्लीकेशन भी डालते हैं हम रिज्यूमे के साथ में। जैसे कि मतलब उसमें लिखा होता है कि मेरे को यहाँ से आपका वो मिला। आपको याद हो आपने 12th में बहुत लिखे हैं लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद रिज्यूमे। जैसे कि ये लेटर मैंने आपको रिस्पॉन्स में लिखा है आपके एडवर्टाइजमेंट के, मेरे पास सारी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वगैरह है, मैं आपकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड हूँ, आप मेरे को इंटरव्यू पे बुला लो, मेरे को जॉब चाहिए, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसी बोलते हैं लेटर ऑफ एप्लीकेशन। इसकी भी डिफाइन याद कर जाना, डिफाइन। देखो मतलब कहना नहीं चाहिए, बट जहां पर छोड़ो, आप जब रिज्यूमे बनाओगे ना, जब आप किसी जॉब वॉब के लिए रिज्यूमे बनाओगे, वहां पे आप डिफाइन का करोगे क्या रिज्यूमे की? मेरे को तो ये समझाओ, रिज्यूमे बनाना आना चाहिए ना। तो अभी बनाया हुआ पूछेंगे नहीं, ये डिफाइन पूछेंगे। अब क्या कर सकते हैं बताओ। दिस इज आवर एजुकेशन सिस्टम। आगे देखो, बिजनेस लेटर का मतलब होता है लेटर जो बिजनेस के लिए लिखे जाते हैं। किसी भी तरह का लेटर जो बिजनेस के लिए लिखा जाता है उसे बिजनेस लेटर बोलते हैं। आप बोलोगे लेटर तो आप चलते ही नहीं है, आप तो ईमेल चलता है। नहीं भाई, लेटर कभी कभी चल जाते हैं, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेटर डाल सकते हो आप किसी भी कंपनी को। तो लेटर भी थोड़े बहुत चलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे नोटिस वगैरह आते हैं तो नोटिस भी लेटर वेटर की फॉर्म में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा नहीं, नोटिस अलग फॉर्म में आते हैं, उनके अपने खुद के फॉर्म होते हैं। कंपनी एक्ट में फॉर्म दे रखे हैं नोटिस वगैरह के, तो उन फॉर्म में आते हैं। बट लेटर का भी यूज होता है बात खत्म। जैसे ऑर्डर प्लेस करना है तो या तो ईमेल डाल दो या लेटर डाल दो, तो दोनों ऑप्शन होते हैं। बट आजकल ईमेल ज्यादा चलने लगा है कोविड की वजह से, पहले चलता है लेटर वेटर, अब ईमेल ही चलते हैं। क्या छोड़ो, तो लेटर हाँ वही होते हैं यार, लेटर जो लेटर होता है, लेटर होता है। अब क्या बताऊं, छोड़ो। आओ देखो, रिपोर्ट होती है एक रिपोर्टिंग। रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट। अब ये मत बोलना फेल कराएगा। रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्टिंग करने का एक तरीका, जिसमें हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। न्यूज़पेपर उठा के देखना, किसी भी न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो आपको लाइन से रिपोर्ट मिलेंगी। न्यूज़पेपर में रिपोर्ट ही आती है, आपको पता हो तो। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करना, कोई ऐसी चीजें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको फैक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट करना। रिपोर्ट में फैक्ट आते हैं, इस बात का बहुत खास ध्यान रखना। रिपोर्ट में केवल और केवल फैक्ट्स लिखे जाते हैं, बात खत्म, ठीक। आपने 12th में शायद लिखी हुई रिपोर्ट। भाइयों और उनकी बहनों, देखो, इसेंशियल फॉर रिपोर्ट, किसी के भी इसेंशियल पूछेंगे, पॉइंट छापाना। क्या इसेंशियल है भाई? इसेंशियल मतलब मेन चीजें। तो मेन चीजें क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो 7C होने चाहिए। हंसो बोलो, ये तो कहीं भी डाल दो। आगे देखो, एडिक्वेसी ऑफ मैसेज, फालतू का कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, एडिक्वेट होना चाहिए मैसेज काम का होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसेंशियल मतलब क्या क्या होना चाहिए, इसेंशियल मतलब मेन चीजें, इसेंशियल मतलब की, या बोले तो मेन चीजें, की या मेन को हम मटेरियल भी बोलते हैं, प्यार से ध्यान रखना, मटेरियल।
तो मेन चीजें, की चीजें जो भी हैं उनके बारे में बात चली। क्या होनी चाहिए? 7C होना चाहिए, एडिक्वेसी ऑफ मैसेज होनी चाहिए, इसके अलावा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बात में सामने वाला समझ जाए ऐसी बात होनी चाहिए, बात एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, बात ऐसी ना हो कि सामने वाला समझ ही ना पाए, मीडियम डिसाइड करो, टोन कंटेंट ध्यान रखो। इसके अलावा और बताऊं मैं, और बताऊं, देखो देखो सामने वाले के अकॉर्डिंग रखो, लैंग्वेज वर्ड सिंपल रखो, कुछ ऐसा ना हो जो सामने वाला समझ ना पाए, दो मीनिंग निकाल पाने पॉसिबल नहीं होने चाहिए, किसी चीज के दो मीनिंग निकाल पाने पॉसिबल नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने बोला बस जा रहा हूँ, ऑब्वियस की बात है, मैंने बोला बस करो, अब जा रहा हूँ मैं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बस करके जा रहा हूँ, तो ऐसे एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए आपकी बात में, ठीक है। अब देखो सुनो, एडवांटेजेस, अगर एडवांटेज पूछे तो रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज छाप देना। अभी रिटन कम्युनिकेशन क्या थी, देखो होगी यहीं पे, ढूंढो ढूंढो, कहाँ गया उसे ढूंढो, एक सेकेंड, पैरा लैंग्वेज, रिटन कम्युनिकेशन, रिटन 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 रिटन, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, उग जा पेड़ उग जा पेड़ उग जा पेड़ उग जा पेड़, रुकना 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 रुकना, ओरल येरा रिटन, ये छाप देना आप लाइन से। किसी के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे, रिपोर्ट, लेटर, रिज्यूमे, किसी भी के, तो ये सेम छाप देना। अब देखो कुछ टाइप के लेटर्स आते हैं हमारे पास, इन लेटर्स को बता के बस खत्म करूंगा, उससे पहले कुछ कॉमन पॉइंट देख लो। पहली बात तो पैराग्राफ शॉर्ट रखना है, किसी भी चीज के हो, मतलब ये वही यार कॉमन पॉइंट का मतलब हुआ इन तीन के, रिपोर्ट, लेटर एंड रिज्यूमे, रिपोर्ट, लेटर, रिज्यूमे, इनके कॉमन पॉइंट है। तो पैराग्राफ शॉर्ट रखो, लंबे लंबे पैरा कौन पढ़ता है, पॉइंटर्स में रखो, ऑर्डरली रखो, कुछ जार्गन वार्गन टेक्निकल वर्ड यूज मत करो, पता चले उसे समझ ही नहीं आ रहा। 7C का ध्यान रखो सरप्लस वर्ड का यूज मत करो, फालतू का कुछ मत लिखो, वही 7C की बात को ही छाप रखा है। देखो प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल रखो अपनी बात को, इसके अलावा कंफ्लिक्टिंग या कंफ्यूजिंग वर्ड्स का यूज मत करो, ठीक है। इसके अलावा नेसेसरी क्वेश्चन पूछ के रखो, ठीक है, नहीं सॉरी, आंसर टू नेसेसरी क्वेश्चन। देखो सामने वाला जब पढ़ता है ना, तो इस चीज के हिसाब से पढ़ता है कि सामने वाला मतलब अपने डाउट सॉल्व करने के लिए पढ़ता है, तो आप उसके डाउट सॉल्व कर दो ना, बात खत्म। फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, लिखा है, चलो लिखा। तो इस तरह के पॉइंटर्स हैं जो कॉमन है, कहीं पे भी डाल दो उठा के, कहीं पे भी, मतलब सोच समझ के यार। देखो लॉजिक मैं मान के चलता हूँ कि इंसान रेशनल है, अब आप इरेशनल वाले काम करो फिर मेरे को बोलो, नहीं चलेगा। देखो फॉर्मेट रिलेवेंट नहीं है ज्यादा, चाहो तो देख सकते हो, बट खैर। अच्छा रीजन भी बताऊं, बता रहा हूँ, देखो देखो रीजन प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, मेरा कोई वो नहीं है। ये तीन अलग करो, ये अलग करो, ये दो क्वेश्चन अलग करो, एंड ये तीन क्वेश्चन अलग करो, बचता क्या है, ये तीन, 1 2 3, जो हम ऑप्शन में स्किप कर सकते हैं। क्यों करना है तो क्यों करना है फॉर्मेट वगैरह, बताओ। अच्छा इसेंशियल के पॉइंट दिए क्या मैंने आपको, इसेंशियल के पॉइंट दिए क्या, बोलो दिए, अभी दिए, देखो दिए, कहाँ गए, इसेंशियल इसेंशियल इसेंशियल, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसेंशियल, लो इसेंशियल के 7 8 9 10 11 12, अच्छा ये नंबरिंग गलत होगी क्या मेरे भाई, ये 7C दे रखा है, 7C के 7 पॉइंट हो गए, 12 पॉइंट आपके इसेंशियल के मैंने दे रखे हैं, इन 12 पॉइंट में से 7 8 पॉइंट नहीं लिखे जाएंगे तुम पे, हद है यार। तो इसेंशियल के पॉइंट मैंने बता दिए, बिजनेस लेटर की डिफाइन लिख देना, मतलब डिफाइन मैंने बोली है, याद कर जाओ, डिफाइन के लिए जब बोल दिया याद कर जाओ तो कर जाओ, बात खत्म। तो ऐसी वाली चीज है, बाकी मैं आपको कल बता दूं क्या क्या याद करना है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, क्या क्या छोड़ सकते हो, क्या क्या बिल्कुल याद करना, कैसे कैसे करना है, ABC एनालिसिस पूरा दूंगा, एंड पेपर भी बता, मतलब पेपर के क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, मतलब कोशिश करूंगा, आए ना आए वो अलग बात रही, पढ़ाया पूरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट बता दूंगा क्वेश्चन, मतलब एक कैटेगरी क्वेश्चन बता दूंगा। चलो आओ सुनो सुनो सुनो, बात सुनो मेरी बात सुनो। देखो लेटर बता दोगे, एसेंशियल बता दोगे, लो ये क्वेश्चन भी हो गया कवर। अब रही बात बायोडेटा और रिज्यूमे की, और हाउ वुड यू प्रिपेयर इट, गिव फॉर्मेट एंड कंटेंट। देखो क्वेश्चन में नंबर अच्छे मिल सकते हैं, बट याद व्याद बहुत करना पड़ेगा, इसके अलावा इनके फॉर्मेट थोड़े अलग हैं। आप चाहो तो कर लेना, बुक खोलो, फॉर्मेट याद कर लो, फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स होते हैं, रट्टे रटाए होते हैं, उसमें कुछ नहीं है, बोलोगे कमेंट डाल दो, फॉर्मेट के PDF दे दूंगा, और बताओ इससे ज्यादा क्या करूँ, फॉर्मेट भी बता दूंगा, चलो कल के उसमें फॉर्मेट भी एक बार दिखा दूंगा आपको। अब
करा रहे हैं तो पूरा ही कर दें, चलो। इसके अलावा देखो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट मांगा है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड विजुअल इन रिपोर्ट। देखो सेम क्वेश्चन आने के चांसेस बेहद कम है। रिपोर्ट पर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन रिज्यूमे पर से आएगा, एक आएगा लेटर में से, छोड़ देना और क्या कर सकते हैं। अच्छा, थोड़े बहुत डिफाइन पढ़ जाना, इसेंशियल पढ़ जाना। एडवांटेज मैंने आपको बता दिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज उनके हिसाब से। देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो होते हैं हमारे, वो एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लिख दोगे रिटन कम्युनिकेशन के बेस पर। रिटन कम्युनिकेशन के बेस पर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिख दोगे, बात खत्म, ठीक है ना। अब देखो आ जाओ डर्निंग लेटर्स पर। डर्निंग लेटर का मतलब होता है ऐसे लेटर जो कलेक्शन के लिए लिखे जाते हैं। कलेक्शन है, इस चिड़िया का नाम है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है पैसे कलेक्ट करना। जैसे बैंक वाले लिखते हैं इस तरह के लेटर, जनरली इस तरह के लेटर बैंक वाले लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि वो पैसा रिस्टोर कर सके। आपने मेरे पैसे खा लिए, पर्सनली मत लेना, सपोज खा लिए, ठीक है। अब मैं आपको लेटर लिख रहा हूं, मेरे पैसे लौटा दे, दिस इज नोन एज डर्निंग लेटर। देखो रूड मत होना लिखते लिखते, कॉमन सी बात है यार। अब भले ही उसने तुम्हारे पैसे खा लिए, भले ही तुम्हारा गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन गालियों को कंट्रोल रखो, रूड मत हो, बात को कंट्रोल में रखो, तो डर्निंग लेटर ही हो गया, ठीक है। कलेक्शन के लिए मतलब आपके किसी ने पैसे खा लिए, आप उसको लेटर लिख के बोल रहे हो कि मेरे पैसे लौटा दे, दैट इज नोन एज डर्निंग लेटर या कलेक्शन लेटर, ठीक है ना। आगे देखो सर्कुलर लेटर। सर्कुलर आते थे ना सीबीएसई की तरफ से, उन्हीं सर्कुलर की बात चल रही है। सर्कुलर का मतलब होता है नोटिस, सर्कुलर का मतलब होता है नोटिस। तो नोटिस देने के लिए जिस तरह के लेटर रखे जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सर्कुलर लेटर। नोटिस देने के लिए जिस तरह के लेटर लिखे जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं सर्कुलर लेटर। इसका मेन मोटो होता है कॉमन गोल को बताना, कॉमन गोल को बताना। जैसे सीबीएसई की तरफ सर्कुलर आते थे ना कि कॉमन गोल बता रहे हैं कि परसों एग्जाम है, ऐसा है, तो इसके बेस पे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कॉमन गोल को बताना फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, सारी रिटन कम्युनिकेशन वाली बातें होती हैं। देखो कभी भी आपको लेटर की डिफाइन लिखनी हो तो आप क्या करना, सबसे पहले तो उस चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा देना। एट लास्ट आपको क्या करना है, 7 C ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा थोड़ा बता देना कि लेटर जो होना चाहिए वो कोहेरेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा ये जो कॉमन पॉइंट है इनके बेस पे आप लिख सकते हो कि लेटर इज अ ऑर्डरली अरेंजमेंट वेयर शॉर्ट पैराग्राफ आर मेड, मतलब इस हिसाब से आप लिख देना थोड़ा बहुत, ठीक है ना। लेटर इज अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग। अच्छा चलो लिख के दिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। देखो सपोज लेटर की डिफाइन लिखनी है मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं अपना जजमेंट लगाना शुरू करूंगा। तो जजमेंट कैसे लगाऊंगा, लेटर इज अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग, लेटर इज अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग वेयर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट पैराग्राफ्स आर मेड टू रिप्रेजेंट एन आइडिया ओवर समथिंग। मतलब इस तरह से आप डाल दोगे, ठीक है ना। तो अपना जजमेंट लगाते हुए चीज के बारे में बताते हुए लिख डालना, ठीक है ना। तो डर्निंग लेटर हो गए पैसा वसूली के लिए। इसके अलावा हमारे जो सर्कुलर लेटर है, सर्कुलर लेटर हुए नोटिस को दर्शाने के लिए, एक कॉमन गोल, कॉमन लोगों को बताने के लिए सर्कुलर लेटर का यूज करा जाता है। आगे देखें तो गुड लेटर एंड बैड लेटर। गुड लेटर का सब्जेक्ट मैटर अच्छा होता है, गुड लेटर का सब्जेक्ट मैटर काफी अच्छा होता है। सब्जेक्ट मैटर अच्छा होने का मतलब होता है जैसे कि मैंने आपको भेजा सेल्स का लेटर, तो सेल्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड मैटर है, ठीक है ना। सेल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड मैटर है, दैट्स व्हाई इट इज द गुड लेटर। इसके अलावा आगे देखें तो बैड लेटर, बैड लेटर जो होते हैं उनका सब्जेक्ट मैटर खराब होता है। अब ऐसा नहीं सब्जेक्ट मैटर खराब है तो कोई मर गया, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है, जैसे कंप्लेंट मान लो, जैसे मैं आपसे बात करूं कंप्लेंट की, तो जब हम कंप्लेंट की बात करते हैं आपके साथ तो वो बैड लेटर हो गया, उसका सब्जेक्ट सही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ बैड लेटर। ओके, आगे देखो परसुएसिव लेटर। परसुएसिव का मतलब होता है सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना। जब मैं सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए लेटर लिखता हूं, दिस इज नोन एज परसुएसिव लेटर। परसुएसिव लेटर जो होते हैं वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए लिखे जाते हैं, बात खत्म, ठीक है। अच्छा इन्फ्लुएंस कैसे करोगे, जैसे कि एक बैंक का मैसेज आ जाता है, सर एफडी खुलवा लो ना, क्रेडिट कार्ड ले लो ना। इसके अलावा सेल ले लो, हम मतलब सेल वाली कंपनी भी अपना ऑफर डालती है, 50% ऑफ, ऐसा ऑफ वैसा ऑफ, तो ये सारे होते हैं परसुएसिव लेटर। यहाँ पर परसुएट किया जाता है सामने वाले को, इन्फ्लुएंस करा जाता है सामने वाले को, ताकि सामने वाला हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, हमारे लेटर को एक्सेप्ट कर ले। तो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए, सामने वाले को इंड्यूस करने के लिए हम इस तरह के लेटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पर मेन वर्ड है इन्फ्लुएंस करना, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस करना। बाकी एक कॉमन लैंग्वेज ले लेना जिसको आप सब में लिख सको, ठीक है। आगे देखो सर्कुलर लेटर। सर्कुलर हमने पढ़े ना, अभी पढ़ा सर्कुलर, तो पढ़ा सर्कुलर, वही सीबीएसई जो सर्कुलर आते हैं वो। प्लीज लर्न इट।
या तो सर्कुलर आएगा या ये आया, तो आई थिंक ये आएगा। अब ये क्या होता है, सेमी डेमी लेटर। सेमी या डेमी दोनों मत लिखना, दोनों नहीं होते, सेमी या डेमी। सेमी या डेमी का मतलब होता है ऐसे लेटर जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, देखो इस तरह के लेटर क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, अरे क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसर किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखता है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर जब किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर को लेटर लिखता है, दैट इज नोन एज, जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर को लेटर लिखता है, दैट इज नोन एज सेमी या डेमी ऑफिशियल लेटर। सुनना, जैसे सपोज बिजली वाले विभाग वाले व्यक्ति को किसी इलेक्ट्रीशियन को वो भेजना है, बिजली विभाग वाले व्यक्ति को क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति को वाटर डिपार्टमेंट को नोट भेजना है, दिस इज नोन एज सेमी डेमी लेटर। हाँ, अब देखो ये बिजनेस के लिए होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है यार, रिलेटेड चीज के लिए होनी चाहिए, तब ये लेटर माने जाएंगे, वरना इसके स्कोप से बाहर रहेंगे। मतलब सेम काम के लिए होनी चाहिए, फालतू की बात के लिए नहीं कि तेरे दोस्त तेरी शादी हो गई, ऐसी बातें नहीं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए, जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भेजता है किसी भी तरह का लेटर, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज नोन एज सेमी या डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक, किसके नाम पे होगा, ऑब्वियस सी बात है उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम पे होगा डायरेक्टली। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा, एक सिंगल साइड करो, अब बात सुना पहले। सबसे पहले तो किसके नाम पे होगा, किसके नाम पे होगा बोलो, ऑब्वियस सी बात है इस गवर्नमेंट ऑफिसर के नाम पर होगा, ठीक है ना, साफ सीधी बात है। इसके अलावा फॉर्मल होगा, साफ सीधी बात है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आपस में यूज कर रहे हैं, सपोज दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आपस में यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मल के लिए होगा। इसके अलावा ये जो होता है, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड रुको। एक सेकंड, हाँ सुनना, ये जो होता है ना, ये होता है एट अ पर्सनल लेवल, पर्सनल लेवल पर होता है, एंड ऑल्सो फॉर्मल भी होता है। देखो दोनों है ना, फॉर्मल भी है और पर्सनल लेवल पर भी है, तभी तो इसे सेमी ऑफिशियल लेटर बोला गया है। तो ऐसी वाली चीज है। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेटर लिखता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेटर लिखता है एट अ पर्सनल लेवल विद अ फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज नोन एज सेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक, देखो बातचीत थोड़ी बहुत बिजनेस से रिलेटेड होगी, अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसे स्कोप से बाहर रखेंगे, तो ऐसी वाली चीज है। बाकी सब सेम पॉइंट आएंगे सब में कि मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट है, फॉर्मल लेटर है, ऐसे सब डाल देना, हो गया। चलो, तो एक बात सुन लो जरा, एक बार आपको वो बता दूं, इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा है नहीं, ये तो टेक्निकल टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़नी है। इसके अलावा देखो लेटर आए, रिज्यूमे आए, बायोडेटा आए, जो भी आए, मतलब जो कुछ भी आ जाए, सब में पॉइंट उठा के डाल देना। फैक्टर अफेक्टिंग में तो 12 पॉइंट डाल देना, 12 नहीं मतलब 7-8 पॉइंट डाल देना, जितने भी आए अप्रोप्रिएटली। आगे देखो, इसके अलावा जो अपने कॉमन पॉइंट हैं, ये कॉमन पॉइंट डाल देना सब जगह, होगा काम। आगे देखो, फॉर्मेट वगैरह मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं करनी चाहिए, आपकी मर्जी है, रट्टा मार लो, किसी बुक में उठा के रट्टा मार डालो, हो गया। अच्छा, अब अगर कर रहे हो फॉर्मेट तो सिर्फ ऐसे मत कर जाना। देखो फॉर्मेट अगर कर रहे हो तो ऐसे मत कर लेना। देखो अभी बताओ, एक सेकंड, ऐसा ना हो कि आप फॉर्मेट में ऐसे कर जाओ कि सेंडर एड्रेस आएगा पहले, फिर सेंडर एड्रेस के बाद आएगी डेट, फिर आएगा रिसीवर एड्रेस, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा सर मैडम, ऐसे करके हम लिख देंगे और वो नंबर दे देगा, एक नंबर मतलब 1-2 नंबर दे देगा, 15 में से पूरे नहीं देगा। मेरे भाइयों, इसके अंदर की बॉडी भी याद करके जानी है, पूरा लेटर लिख के दिखाना है, पूरा लेटर लिख के दिखाना है बिना क्वेश्चन के। बहुत बढ़िया, तो इस वजह से बोल रहा हूँ, मत करो, छोड़ो। देखो एक तो लेटर लिखना, ऊपर से बिना क्वेश्चन के लिखना, बहुत बढ़िया। तो मर्जी है, मैं नहीं कराऊंगा। चलो, हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ से लिखने हैं, इससे जो अपने वाले थे, क्या नाम है इसका,
अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे लेटर वगैरह के, तो लेटर क्या है, रिटन कम्युनिकेशन, तो रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज और रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज छाप डालना, हो गया काम। लो और क्या चाहिए बताओ ना, और क्या चाहिए। बाकी देखो अगले उस पर मैं ABC एनालिसिस दूंगा, बता दूंगा क्या क्या याद करना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या छोड़ के जा सकते हो, किस तरह से रिस्क लेना है, ये सारी चीजें बता दूंगा। एंड मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। एंड ऑल्सो क्या बोल रहा था, हाँ एक मतलब क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा और क्या कर सकता हूँ। बाकी पढ़ना पूरा है, पढ़ाई में कोई वो नहीं है, 3 वीडियो है, आराम से देख लो, हो गया काम। कम्युनिकेशन इज अ वेरी इजी टॉपिक। देखो यार बिना, अगर कोई नॉर्मल बंदा भी जाए ना तो बिना पढ़े ये सब लिख सकता है, देखो, लेकिन अगर आप बिना पढ़े लिखोगे और जनरिक आंसर दोगे तो उस नंबर नहीं मिलेंगे। देखो अल्टीमेटली अगर पास होना आपका मेन एम है तो पढ़ने की ऐसी कोई जरूरत है ही नहीं, ऊपर ऊपर देख के चले जाओ, नंबर चाहिए थोड़े बहुत, तो मतलब पढ़ना पड़ता है, साफ सीधी बात है। याद नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, पास तो हो ही जाते, पास में क्या है। अब देखो वो अलग बात रही, आप बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, वो एक अलग केस रहा। बट अगर मतलब आपने 3 वीडियो भी ढंग से सुने हैं, मतलब थोड़े बहुत भी सुने हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया पड़ गया होगा किस हिसाब से करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है ना। तो आप ये अपने जजमेंट के बेस पर लिख सकते हो। बीकॉम के पेपर के लिए पढ़ता कौन है मेरे को, तो ये बताओ। चलो मिलते हैं, ये बोल के वो तोड़ दी हिम्मत, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी कोई दिक्कत है कमेंट डाल दो, फॉर्मेट चाहिए फॉर्मेट के लिए कमेंट डालो, फॉर्मेट दे दूंगा और बताओ, ठीक है मिलते हैं।